गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट 1 के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड मानव भूगोल से संबंधित है। हमारे आज का टॉपिक का नाम है मानव भूगोल की विचारधाराएं। ये टॉपिक आपके यूनिट 1 में शामिल है। इस टॉपिक में हम मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं नियतिवाद, संभववाद एवं नवनियतिवाद का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मानव और वातावरण के मध्य अटूट संबंध हमेशा से रहा है, लेकिन दोनों के सापेक्षिक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए भूगोलवेत्ताओं में कभी भी एक आम सहमति नहीं बन पाई है। प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य, इन दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है, इस बारे में विभिन्न विद्वानों में हमेशा से एक मतभेद रहा है। कुछ लोग या कुछ विद्वान मानते हैं कि जो प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां हैं वो अधिक शक्तिशाली है, तो ऐसे विचारधारा के समर्थक लोगों को हम नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक लोग कहते हैं। वहीं कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि मानव की कार्य क्षमता को प्रकृति की तुलना में अधिक शक्तिशाली मानते हैं, उन्हें हम संभववादी कहते हैं। जबकि कुछ विचारक ऐसे हैं जो इन दोनों विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, वो नवनियतिवाद के समर्थक होते हैं। इस टॉपिक में हम इन तीनों विचारधाराओं को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियतिवाद या निश्चयवाद संकल्पना की। नियतिवाद या निश्चयवाद संकल्पना, डिटर्मिनिज्म, इसको और भी बहुत नामों से जानते हैं, जैसे इसे वातावरणवाद भी कहते हैं, इसे वातावरण नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं, इसे भौगोलिक निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। नियतिवाद की हम परिभाषा और अर्थ देखते हैं तो मुख्य रूप से जो जर्मन विचारक है वो इसका समर्थन करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य पर्यावरण की एक विशिष्ट देन होता है और समस्त मानवीय क्रियाएं भौतिक दशाओं के द्वारा ही नियंत्रित होती है। ये मानते हैं कि भौतिक दशाओं के अनुसार ही मनुष्य के शारीरिक संगठन, उसके भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि प्राथमिक आवश्यकताओं, व्यवसाय, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाओं इत्यादि का निर्धारण होता है। इसमें प्रकृति की प्रबलता पर बल दिया जाता है और ये लोग मानते हैं कि मनुष्य तो प्रकृति का क्या है, एक अनुयायी या सेवक ही है। ये जो विचारधारा है, इस तरीके से हम देखते हैं कि किसको महत्वपूर्ण मानती है, प्रकृति को मानती है, और ये मनुष्य को प्रकृति का दास मानती है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था और जर्मन भूगोलवेत्ता रैटजल थे, वो इसके प्रबल समर्थक थे। इसके अलावा यदि हम बात करें यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ता की, तो हेरोडोटस, हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, स्ट्रेबो, इन्होंने भी इसी विचारधारा का समर्थन किया था। कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रैटजल, जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे वो भी नियतिवादी विचारक थे। अमेरिका की कुमारी सैम्पुल, हटिंगटन, फ्रांसीसी विद्वान बोदिन, मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों ने नियतिवाद या निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया था। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होने के बाद भी इस विचारधारा की बहुत से बिंदुओं पर आलोचना की जाती है। 20वीं शताब्दी के जो पहले 2 दशक थे, उन 2 दशकों तक तो नियतिवादी विचारधारा का वर्चस्व बना रहा, लेकिन उसके बाद में इस विचारधारा की आलोचना होनी शुरू हो गई थी और अनेक विद्वानों ने जो प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां हैं, उनके साथ ही मानव क्रियाशीलता को भी प्रमुखता देना आरंभ कर दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 20वीं शताब्दी तक विकास की गति में मनुष्य बहुत अधिक प्रगति कर चुका था और ऐसा लगने लग गया था कि मनुष्य प्रकृति का विजेता बन गया है। और इस संबंध में एक मानव केंद्रित संभववादी विचारधारा का अभ्युदय हो गया था। तो विभिन्न जो संभववादी विचारधारा के जो समर्थक थे, उन्होंने नियतिवादी विचारधारा की आलोचना की। इस आलोचना के हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं कि किस किस आधार पर आलोचना की इन्होंने। इनका मानना था
नियतिवादी विचारधारा की आलोचना पहला जो इसका बिंदु है वो ये कह सकते हैं हम कि एक प्राकृतिक प्रदेश में सभी लोगों की क्रियाएं समान होनी चाहिए, जबकि एक ही वातावरण में विभिन्न स्थानों के लोगों में क्या मिलता है, हमें अधिक अंतर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ध्रुवीय प्रदेशों की, तो एस्किमो और पूर्वी साइबेरिया के जो आर्कटिक प्रदेश में रहने वाली चुकची और सेमोइड है, वो टुंड्रा प्रजातियां हैं, वो एक ही जलवायु में परिस्थिति में रहती है, लेकिन हम दोनों का यदि जीवन स्तर और रहन सहन देखें तो उनमें बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि एक ही वातावरण में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मानव की सभी क्रियाएं समान हो। मानव की स्वयं की जो इच्छा शक्ति है, तकनीकी ज्ञान है और मानसिक विकास है, उससे वो इन क्रियाओं में अंतर ला सकता है। एक विद्वान आए थे किरचॉफ, उन्होंने कहा था कि प्रकृति तो हमें अवसर प्रदान करती है और मनुष्य उस पर इच्छा अनुसार कार्य करता है। उन्होंने इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए इस नियतिवादी विचारधारा की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि मनुष्य कोई स्वचालित शक्ति नहीं है जो अपनी इच्छाओं से हीन है, उसकी स्वयं की भी क्या होती है, इच्छाएं होती है। तीसरी यदि हम आलोचना देखें तो सभ्यता के विकास में हमें पता है कि जलवायु महत्वपूर्ण कारक नहीं है। यदि केवल यही तथ्य प्रभावी होता तो प्राचीन काल के अंदर मिस्र के रेगिस्तानी वातावरण में कभी सभ्यता का विकास संभव नहीं होता। और एंडीज पर्वत की यदि हम बीहड़ क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे इंका सभ्यता का विकास संभव नहीं होता। इन दोनों जगह पर भी हम देख रहे हैं एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन की है ये जगह। इन दोनों जगह पर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये दो सभ्यताओं का विकास हुआ। इसका कारण क्या है, मानव की बुद्धि और कौशल, इसी कारण से ऐसा संभव हो पाया है। और हम देखते हैं कि प्राचीन काल के अंदर जैसे आर्य सभ्यता थी वो बहुत उच्च कोटि की थी, और जो प्राचीन यूरोपवासी थे वो बिल्कुल असभ्य बर्बर जीवन यापन कर रहे थे। जबकि आज के समय में हम देखें तो यूरोप क्या है, सर्वाधिक विकसित लोगों की शरण स्थली है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग के अंदर मानव अपनी स्वेच्छा से क्या कर सकता है, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। प्रकृति ही सब कुछ नहीं है। नियतिवादी जो विचारक है वो प्रकृति को या वातावरण को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं, और वो कहते हैं कि मनुष्य अपने जितने भी क्रियाकलाप है वो सब प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों के अनुसार ही करता है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे अपना राजस्थान है, बिल्कुल डेजर्ट, बिल्कुल गर्म एरिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी। लेकिन उस गर्मी से बचाव के उपाय हम लोगों ने पंखा, कूलर, एसी इत्यादि के रूप में प्राप्त कर लिया है। और ठंडक से बचने के लिए हम लोग ऊनी कपड़े पहन सकते हैं, रूम हीटर इत्यादि के माध्यम से घर को हम गर्म रख सकते हैं। तो प्रकृति ने हमें बहुत कठिन परिस्थितियाँ दी है, लेकिन हमने उन कठिन परिस्थितियों के प्रति भी अनुकूलन, समायोजन इत्यादि के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता उन पर साबित की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न नियतिवाद जो समर्थक विचारक है उनका विभिन्न जो अन्य विद्वान हैं जो संभववाद या नवनियतिवाद इत्यादि विचारधाराओं का समर्थन करते हैं, उन्होंने इस विचारधारा के कई बिंदुओं के आधार पर आलोचना की है। अब हम नेक्स्ट हमारी संकल्पना की बात करते हैं, वो है संभववाद संकल्पना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा और अर्थ की। ये है क्या? जैसे हमने नियतिवाद में बात की थी, उसमें प्रकृति क्या थी, सर्वोच्च थी, और मनुष्य क्या था, प्रकृति के हाथ की कठपुतली थी। संभववादी जो विचारक है वो मनुष्य को क्या मानते हैं, प्रकृति से ऊपर मानते हैं। वो मानते हैं कि मनुष्य अपने अकॉर्डिंग जो बदलाव प्रकृति में करना चाहे वैसा वो कर सकता है। ये विचारधारा के समर्थक मानते हैं कि प्रकृति में कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है और उनका उपयोग वो अपने निर्णय के अनुसार करता है। अर्थात मनुष्य पर्यावरण का अत्यंत सक्रिय और प्रबल कारक है जो अपने क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन और परिमार्जन करके सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ नियतिवादी क्या कहते थे कि मानव प्रकृति का दास है, मानव पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है, मानव मोम का पुतला मात्र है, ऐसे विचार थे ना जहाँ पर। वहीं पे जो संभववादी विचारक है वो कहते हैं कि मानव की प्रकृति पर विजय हो गई है, मानव द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण रखा जा सकता है, मानव की सर्वत्र चयन की सुविधा है। ऐसे कथन जो संभववादी विचारक है वो ऐसे कथनों को महत्व देते हैं। यदि इसके प्रमुख विद्वानों की बात करें तो जो संभववादी विचारक है इसके समर्थक लूसियन फैब्रे है, वाइडल डी ला ब्लास है। वाइडल डी ला ब्लास को जो संभववादी विचारधारा है उसको पूर्ण रूप से विकसित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ये मानव भूगोल के प्रणेता भी हैं। और जो लूसियन फैब्रे है, दुनिया में सबसे पहले जो संभववाद शब्द था वो लूसियन फैब्रे ने ही यूज़ किया था। लूसियन फैब्रे का मानना है कि प्रकृति में सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है और उनका उपयोग अपने निर्णयों के अनुसार करता है। प्रकृति मनुष्य के किसी निश्चित मार्ग पर चलने को बाध्य नहीं करती, वो मनुष्य को अनेक अवसर प्रदान करती है और जिनका चयन मनुष्य स्वतंत्र रूप से करता है। फैब्रे, वाइडल डी ला ब्लास के अलावा जीन ब्रून्स, ईसा बोमेन, गोल्डन विजर, कार्लो सावर, रसेल स्मिथ इत्यादि भी संभववाद के समर्थक विचारक थे। अब हम बात करते हैं संभववाद की आलोचना की कि किन आधार पर इसकी आलोचना की गई। जहाँ पर हमने देखा था कि जो निश्चयवाद के समर्थक विद्वान थे वो प्राकृतिक वातावरण को सर्वप्रभु संपन्न मानते हैं, वहीं पर जो संभववादी विचारक है ये प्राकृतिक शक्तियों को बिल्कुल नगण्य समझते हैं और ये मानते हैं कि मनुष्य ने क्या कर लिया, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये दोनों विचारधारा है ना, ये दोनों ही क्या है, अतिवाद के दोष से युक्त है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं केदारनाथ त्रासदी की। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो हिमालय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें काफ़ी हस्तक्षेप करके पहाड़ों को काट कर उन जगह पर हमारे जो धार्मिक तीर्थ स्थल है उन पे एक पूरा बाजार हमने बना दिया था। अब यानी कि हमने जो प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने या प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया है, हमने उसमें, मानव ने उसमें वहाँ पर हस्तक्षेप किया और उन क्षेत्रों पे जिसको वो सो कॉल्ड विकास कहता है वहाँ पे उसने कुछ न कुछ बदलाव किया। यदि ये बदलाव प्रकृति में सीमा में रहता तो अच्छा था, लेकिन उसने क्या किया, अति की, और उस अति का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। और केदारनाथ त्रासदी जैसी बाढ़ की जो हमने बहुत बड़ी एक त्रासदी सहन की थी वो हमारे सामने आई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य सब कुछ नहीं है, वो जब तक प्रकृति की सीमा में रह के करे तब तक अच्छा है, लेकिन यदि वो पूरी प्रकृति को बदलना चाहे तो ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न तो प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्वशक्तिमान है और न ही मानव प्रकृति पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर सकने में समर्थ है। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करना है ताकि दोनों में मेल हो सके। हमारा ये उद्देश्य कदापि नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को बलपूर्वक नियंत्रित किया जाए। वास्तव में हमारा सिद्धांत न तो प्रकृति पर विजय का है और न ही उसका दासता का, बल्कि उसके साथ सहयोग स्थापित करके उन्नति करने का है। और इस विचारधारा का समर्थन करती है नव निश्चयवाद, या जिसे हम वैज्ञानिक निश्चयवाद कहते हैं, उसकी विचारधारा। सबसे पहले यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसके अनुसार जो प्रकृति है वो मनुष्य के सम्मुख कुछ सीमाएं निर्धारित करती है, जिसके भीतर मनुष्य अपनी क्षमता, रुचि और छांट के अनुसार कार्य कर सकता है, लेकिन उन सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर पाता है। इस प्रकार जो मनुष्य है वो प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं, लेकिन प्रभाव अवश्य होता है। ठीक है, यानी कि प्रकृति और मनुष्य दोनों बैलेंस में कार्य करते हैं। इस विचारधारा के कुछ और नाम भी है। इसे हम रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं। रुको और जाओ जैसे आप लोग सिग्नल पे लाइट देखते होंगे, रेड,
येलो, ग्रीन। तो जब येलो साइन आता है उसका मतलब क्या है कि आप रुकिए, थोड़ा सा देखिए और फिर आगे बढ़िए। ये विचारधारा भी इसी का समर्थन करती है। ये कहती है कि जैसे मनुष्य को प्रकृति में हस्तक्षेप करने का अधिकार तो मिला है, लेकिन मनुष्य को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कितना उसको प्रकृति में हस्तक्षेप करना चाहिए, जो उसके लिए और प्रकृति दोनों के लिए क्या हो, अच्छा हो। जब तक वो प्रकृति की सीमा में रहकर कार्य करेगा तब तक विकास होगा, लेकिन यदि उसने प्रकृति की सीमा रेखा को लांघने का प्रयास किया तो क्या होगा, विनाश। अब हम बात करते हैं नवनिश्चयवाद के प्रमुख विद्वानों की। तो इसके नवनिश्चयवादी विचारधारा के जनक माना जाता है ग्रिफिथ टेलर को, और इनकी विचारधारा को हम रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कार्लो सोवर, वुलरिज और ईस्ट, A.F. मार्टिन इत्यादि ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है और हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी सही है, क्योंकि हमें प्रकृति को जीतने या स्वयं उसका दास बनने की अपेक्षा उसके साथ सहयोग करने की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट है कि मानव का जो कल्याण है वो प्रकृति से युद्ध करने में नहीं, बल्कि उसके साथ सहयोग और सामंजस्य बनाए रखने में है। धन्यवाद।